नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 120 MCQs जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल कालीन प्रशासन में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? आमिल, विजारत, सूबेदार या फिर सूबा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विजारत के नाम से जाना जाता था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल के प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों मुगल काल के प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता था? सूबा, जिला, प्रांत या फिर सरकार। तो दोस्तों मुगल काल के प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल कालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? सरकार, सूबा, परगना या फिर ग्राम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। मुगल कालीन प्रशासन की दोस्तों सबसे छोटी इकाई ग्राम मानी जाती थी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम यानी कि गांव होती थी। ग्राम को उस समय क्या कहा जाता था? सरकार, चकला, मावदा या दी या फिर सूबा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। मावदा या दीव के नाम से जाना जाता था दोस्तों ग्राम यानी कि गांव को। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक तरफ दोस्तों मुगल काल के दौरान प्रशासन की सभी इकाइयां दी गई हैं और प्रशासन जितने भागों में डिवाइड होता था उनके नाम दिए गए हैं। और मुगल काल के दौरान दोस्तों उनको क्या कहा जाता था, इनके संबंध में हमें बताना है। जैसे कि दोस्तों मुगल काल के दौरान राज्य यानी प्रांत को सूबा कहते थे, जिला को दोस्त सरकार के नाम से जाना जाता था, ब्लॉक दोस्तों परगना के नाम से जाना जाता था और ग्राम को मावदा या दी कहा जाता था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त सभी कथन दोस्तों सही है, ये जरूर आपको याद रखने हैं कि किसको क्या कहा जाता था। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रशासन की दृष्टि से साम्राज्य के बंटवारे की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती थी? यानी कि मुगल साम्राज्य में सबसे बड़ी इकाई प्रशासन की कौन सी होती थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूबा। जबकि दोस्तों सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी ग्राम, जिसे मावदा या दी के नाम से जाना जाता था। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में ग्राम, जिसे मावदा कहा जाता था, इसके अंतर्गत दोस्तों छोटी छोटी बस्तियां को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल के दौरान दोस्तों ग्राम में जो छोटी छोटी बस्तियां होती थी उन्हें किस नाम से जाना जाता था? दस्तूर, नागला, सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उन छोटी छोटी बस्तियों को नागला के नाम से जाना जाता था। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शाहजहां के शासनकाल में सरकार यानी जिले एवं परगने यानी कि ब्लॉक के मध्य कौन सी एक नई इकाई जोड़ी गई थी? तो दोस्तों जिले और ब्लॉक के मध्य एक नई इकाई शाहजहां के शासनकाल में जोड़ी गई थी, दस्तूर, चकला, ग्राम या फिर सूबे के नाम से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चकला के नाम से दोस्तों सरकार यानी जिले, ब्लॉक यानी कि परगने के बीच शाहजहां के शासनकाल में एक नई इकाई जोड़ी गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल कालीन प्रशासन में संपूर्ण शक्ति का एकाधिकारी होता था। यानी कि संपूर्ण शक्ति का एकाधिकार कौन रखता था मुगल काल के प्रशासन में? वजीर, सूबेदार, फौजदार या फिर सम्राट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुगल काल की संपूर्ण शक्ति सम्राट के हाथ में होती थी, वो एकाधिकारी होता था संपूर्ण शक्ति का। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में बादशाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता था? सूबेदार, काजी, सिखदार, प्रधानमंत्री जिसे वकील या वजीर के नाम से जाना जाता है ये। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री जिसे वकील या वजीर के नाम से भी जाना जाता था। ये दोस्तों बादशाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता था, जो दोस्तों मुगल प्रशासन में बादशाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता था। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल कालीन प्रशासन में केंद्रीय वित्त विभाग का प्रधान कौन होता था? सूबेदार, चौधरी, फौजदार या फिर वजीर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वजीर जिसे प्रधानमंत्री या वकील के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों मुगल प्रशासन में केंद्रीय वित्त विभाग का प्रधान होता था। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल कालीन प्रशासन में केंद्रीय सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता था? वजीर, मीर बख्शी, दरोगा या फिर काजी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मीर बख्शी।
मीर बख्शी दोस्तों केंद्रीय सैन्य विभाग का प्रधान होता था, जबकि दोस्तों केंद्रीय वित्त विभाग का प्रधान वजीर यानी कि प्रधानमंत्री होता था। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सेना संबंधी कार्य के अलावा मीर बख्शी का कार्य क्या होता था। न्याय करना, आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखना, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। ये दोस्तों सेना संबंधी कार्यों के अलावा मीर बख्शी का कार्य होता था। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगलकालीन प्रशासन में नौसेना का प्रधान कहलाता था। तो दोस्तों नौसेना का प्रधान कौन होता था मुगलकालीन प्रशासन में? सूबेदार, फौजदार, सिकदार या फिर मीर बख्शी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केंद्रीय सेना का प्रधान और नौसेना का प्रधान दोनों ही दोस्तों मीर बख्शी माना जाता था। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगलकालीन प्रशासन में जल सेना का प्रधान कहलाता था। फौजदार, दीवान, मीर ए बहर या फिर चौधरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मीर ए बहर। ये दोस्तों जल सेना का प्रधान होता था, जबकि दोस्तों नौसेना का प्रधान और केंद्रीय सेना का प्रधान मीर बख्शी होता था। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगलकालीन प्रशासन में लोक आचरण का अधिकारी कौन होता था। मीर बख्शी, सूबेदार, काजी या फिर मुहस्सिब। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुहस्सिब दोस्तों लोक आचरण का अधिकारी माना जाता था। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शरीयत के विरुद्ध यानी कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाले को रोकने का कार्य कौन करता था। सद्र, फौजदार, सूबेदार या फिर मुहस्सिब। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुहस्सिब दोस्तों इस्लाम धर्म के विरुद्ध जो कार्य करता था उस पर निगरानी रखता था और उसे रोकने का काम करता था। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगलकालीन प्रशासन में मुहस्सिब के कार्य थे। तो दोस्तों मुहस्सिब कौन कौन से कार्य करता था। शरीयत के विरुद्ध जाने वाले लोगों पर निगरानी रखना, सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों का सेवन करने वालों पर निगरानी रखना, जुआ घरों एवं वेश्यावृत्ति पर नियंत्रण रखना या फिर ऊपरी सभी। तो दोस्तों सभी कार्य करता था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कार्य मुहस्सिब के थे। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान कहलाता था। तो दोस्तों घरेलू विभाग का प्रधान कौन होता था मुगल काल में? वजीर, दीवान, फौजदार या फिर मीर ए समा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों घरेलू विभाग का प्रधान कहलाता था मीर ए समा। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगलकालीन प्रशासन में शाही तोपखानों का प्रधान कहलाता था। वजीर, विजारत, मीर ए आतिश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मीर ए आतिश दोस्तों शाही तोपखानों का प्रधान कहलाता था, जबकि दोस्तों विजारत मुगल काल में मंत्री परिषद को कहा जाता था और वजीर दोस्तों प्रधानमंत्री कहलाता था। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में सूचना एवं गुप्तचर विभाग के प्रधान को किस नाम से जाना जाता था। फौजदार, दीवान, दरोगा ए डाक चौकी, मीर बख्शी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दरोगा ए डाक चौकी दोस्तों सूचना एवं गुप्तचर विभाग के प्रधान को कहा जाता था। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के प्रशासन में सूबों की कुल संख्या कितनी थी। सूबे यानी कि दोस्तों प्रांत यानी राज्य दोस्तों अकबर के शासनकाल में कितने थे? 10, 15, 25 या फिर 18। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 15 दोस्तों अकबर के प्रशासन में सूबों की संख्या थी। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। अकबर के काल में सूबों की संख्या 15 थी, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। शाहजहां के काल में सूबों की संख्या 18 थी, ये भी ऑप्शन सही है। औरंगजेब के काल में दोस्तों सूबों की संख्या 20 थी, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन दोस्तों सही हैं। तो दोस्तों सभी शासकों के शासनकाल में कितने सूबे थे ये आपको याद रखना है। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में जिला यानी सरकार स्तर पर सेना का प्रमुख अधिकारी कौन होता था। सूबेदार, फौजदार, दीवान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फौजदार दोस्तों जिला यानी सरकार स्तर पर सेना का प्रमुख होता था, जबकि दोस्तों केंद्रीय स्तर पर सेना का प्रमुख होता था मीर बख्शी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में ब्लॉक यानी परगना स्तर पर सेना का प्रमुख अधिकारी कहलाता था। फौजदार, सिकदार, मीर बख्शी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिकदार। तो इस प्रकार दोस्तों फौजदार ये जिले स्तर पर सेना का प्रमुख होता था, सिकदार दोस्तों ये ब्लॉक स्तर पर सेना का प्रमुख होता था
और केंद्र स्तर पर दोस्तों मीर बख्शी सेना का प्रमुख कहलाता था। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल कालीन प्रशासन में दीवान किस मंत्री को कहा जाता था? न्याय मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या फिर वित्त मंत्री? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्री। जबकि दोस्तों प्रधानमंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री होता था और इसके नीचे लेवल पर दोस्तों एक वित्त मंत्री नियुक्त किया जाता था जिसे दीवान के नाम से जाना जाता था, लेकिन सबसे बड़ा वित्त मंत्री होता था प्रधानमंत्री। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी? उर्दू, फारसी, हिंदी या फिर अरबी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुगल काल में दरबारी भाषा मानी जाती है फारसी। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में धार्मिक उत्सव का प्रबंधन करवाने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? दीवान, मीर बख्शी, मीर ए तोजक या मीर ए तुजुक के नाम से भी इसे जाना जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मीर ए तोजक या फिर मीर ए तुजुक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये दोस्तों मुगल काल में जो रिलीजन फेस्टिवल्स होते थे उनका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करवाने का कार्य करता था। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल कालीन प्रशासन में शाही अस्तबल का दरोगा या फिर शाही अस्तबल का प्रधान कहलाता था? दीवाने तन, अख्त बेगी, मीर बख्शी या फिर फौजदार? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अख्त बेगी नाम का दोस्तों एक अधिकारी होता था जो दोस्तों शाही अस्तबल का दरोगा या फिर शाही अस्तबल का प्रधान कहलाता था। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में सम्राट के बंदरगाहों का अधीक्षक कौन होता था? मुत्सद्दी, दीवान, सूबेदार या फिर अमील? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुत्सद्दी। दोस्तों ये मुगल सम्राट के बंदरगाहों का अधीक्षक होता था। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल कालीन प्रशासन में काजी उल कुजात का संबंध किससे था? राजस्व, दान, न्याय या फिर लोक निर्माण से? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्याय से। यानी कि दोस्तों काजी उल कुजात कानून की व्याख्या करता था और न्याय संबंधी मामले देखता था। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था? कानून व्यवस्था संभालना, घरेलू काम करना, न्याय करना या फिर भू राजस्व का मूल्यांकन एवं संग्रह करना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भू राजस्व का मूल्यांकन एवं उसका संग्रह करना। ये अकबर के प्रशासन में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य होता था। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के प्रशासन में दीवाने बयूतात नामक अधिकारी के क्या कार्य होते थे? राजस्व एकत्रित करना, न्याय करना, शाही कारखाने की खर्च का परीक्षण करना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण करना। दोस्तों ये दीवाने बयूतात नामक अधिकारी के कार्य होते थे। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर की सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? जागीरदारी प्रथा पर, मनसबदारी व्यवस्था पर, मालगुजारी व्यवस्था पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मनसबदारी व्यवस्था पर दोस्तों अकबर की सैन्य व्यवस्था आधारित थी। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगलकालीन प्रशासन में सर्वप्रथम मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने दोस्तों सर्वप्रथम मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में प्रारंभ की थी। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर द्वारा अपनाई गई मनसबदारी व्यवस्था किससे ग्रहण की गई थी या फिर किससे उधार ली गई थी? मराठों से, मंगोलियों से, राजपूतों से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये मनसबदारी व्यवस्था दोस्तों मंगोलियों से ली गई थी। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगलों द्वारा प्रचलित मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? भारत, अरब, अमेरिका या फिर मध्य एशिया से? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मनसबदारी व्यवस्था दोस्तों मध्य एशिया से उत्पन्न हुई थी। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? यानी कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था किस पर आधारित होती थी? युद्ध कर पर, लूट कर पर, भू राजस्व यानी लगान पर या फिर निर्यात कर पर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व यानी लगान पर दोस्तों मुगल कालीन भारत की राज्य की आय का मुख्य स्रोत होती थी, यानी कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था लगान पर ही निर्भर करती थी।
39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? मनसबदारी व्यवस्था को, दहसाला व्यवस्था को, जब्ती प्रणाली को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों दहसाला व्यवस्था या दहसाला को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भू राजस्व व्यवस्था की नीति आईने दहसाला, जिसे दहसाला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों आईने दहसाला या दहसाला बंदोबस्त की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर शाहजहां के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये स्टार्ट हुई थी ऑप्शन नंबर ए, अकबर के शासनकाल में। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भू राजस्व व्यवस्था की नीति आईने दहसाला यानी दहसाला बंदोबस्त किसके द्वारा निर्मित हुई थी यानी किसके द्वारा बनाई गई थी? अकबर के द्वारा, बीरबल के द्वारा, टोडरमल के द्वारा या फिर मानसिंह के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये बनाई गई थी टोडरमल के द्वारा, लेकिन लागू की गई थी अकबर के शासनकाल में। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के प्रशासन में दहसाला प्रथा कब लागू की गई थी? 1830, 1532, 1580 या फिर 1585 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1580 ईस्वी में दोस्तों दहसाला प्रथा अकबर के प्रशासन में लागू हुई थी। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दहसाला प्रणाली किससे विकसित हुई थी? मनसबदारी व्यवस्था से, जब्ती प्रणाली से, जागीरदारी प्रथा से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये विकसित हुई थी जब्ती प्रणाली से। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज है यानी कि किसकी देन है? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या फिर बाबर की? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये उपज है दोस्तों अकबर की। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के प्रशासन में टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? यानी राजा टोडरमल दोस्तों किस क्षेत्र में माहिर थे? भू राजस्व व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में, रोजगार व्यवस्था में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भू राजस्व व्यवस्था में दोस्तों टोडरमल को काफ़ी ख्याति प्राप्त थी और टोडरमल दोस्तों अकबर के वित्त मंत्री माने जाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? मनसबदारी व्यवस्था को, जब्ती प्रणाली को, दहसाला बंदोबस्त को या फिर इनमें से कोई नहीं? चूँकि दोस्तों राजा टोडरमल ने दहसाला बंदोबस्त की स्थापना की थी, इसको निर्मित किया था, इसी कारण दोस्तों इसे टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में यानी दक्षिण भारत में कौन सी पद्धति भू राजस्व वसूल करने की आधार थी? यानी कि दक्कन में दोस्तों भू राजस्व वसूल करने का आधार की पद्धति कौन थी? जागीरदारी, जब्त, कनकूट या फिर इनमें से कोई नहीं? जब्त यानी जब्ती प्रणाली के आधार पर दोस्तों दक्कन में भू राजस्व वसूल किया जाता था। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया जाता था? सरल भाषा में कहें तो दोस्तों उत्पादन का कितना लगान किसानों को राज्य को देना पड़ता था? 1/4, 1/3, 2/3 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों किसानों को उस समय 1/3 लगान राज्य को देना पड़ता था। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी? यानी कि किस भूमि में हमेशा दोस्तों फसल बोई जाती थी? पड़ती, पोजल, बंजर या फिर चांचड़ भूमि में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पोजल भूमि दोस्तों एक ऐसी भूमि होती थी मुगल काल में जो हर साल यानी कि प्रत्येक वर्ष बोई जाती थी। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी कि भू राजस्व सुधार कौन करता था अकबर के शासनकाल में? बीरबल, मानसिंह, टोडरमल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था जो भू राजस्व सुधार करने के लिए उत्तरदायी था। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगलकालीन प्रशासन में करोड़ी किसे कहा जाता था? गुप्तचर विभाग के अधिकारी को, भू राजस्व के अधिकारी को, विदेश मंत्री को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व के अधिकारी को दोस्तों करोड़ी के नाम से जाना जाता था। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल शासक के शासनकाल में करोड़ी नामक भू राजस्व विभाग का अधिकारी नियुक्त किया गया था? बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासनकाल में दोस्तों करोड़ी नामक एक भू राजस्व अधिकारी नियुक्त किया गया था।
53 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रांतीय यानी कि सूबा स्तर पर राजस्व विभाग का प्रधान कहलाता था सूबेदार, वजीर, सम्राट या फिर दीवान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय यानी कि सूबा स्तर पर दोस्तों राजस्व विभाग का प्रधान दीवान कहलाता था। 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जिला यानी सरकार स्तर पर राजस्व विभाग का प्रधान कौन होता था, दीवान, मीर कासिम, अमल गुजार या फिर फौजदार। तो दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा कि दीवान प्रांतीय यानी कि सूबा स्तर का राजस्व विभाग का प्रधान होता था, जबकि दोस्तों जिला यानी सरकार स्तर पर राजस्व विभाग का प्रधान होता है ऑप्शन नंबर सी, अमल गुजार। तो दोस्तों अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रधान नियुक्त किए जाते थे जो उस एरिया को कंट्रोल करते थे। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भूमि के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की भूमि को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता था, 4, 5, 3 या फिर 2। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्गों में दोस्तों मुगल साम्राज्य की भूमि डिवाइड की जाती थी। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जिस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी उसे कहते थे पड़ती, पोजल, चाचर या फिर बंजर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पड़ती भूमि उसे कहते थे जिस भूमि पर 1 या 2 वर्ष का अंतराल लेकर यानी कि गैप लेकर खेती की जाती थी। जबकि दोस्तों हमने पढ़ा था कि पोजल एक ऐसी भूमि होती थी जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, यानी कि वो खेती कभी भी खाली नहीं होती थी, हर समय दोस्तों उसमें फसल की जा सकती थी। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी खेती कितने वर्ष के अंतराल में की जाती थी, जिससे कि दोस्तों पोजल भूमि हर साल यानी कि प्रत्येक वर्ष इसमें कृषि की जा सकती है। पड़ती भूमि में दोस्तों 1 वर्ष या 2 वर्ष का अंतराल लेकर यानी कि गैप लेकर उसमें कृषि की जाती थी। इसके अलावा दोस्तों चाचर, जिसे छप्चर नामक भूमि भी कहा जाता था, ये दोस्तों 3 या 4 वर्षों के अंतराल में इसमें कृषि की जा सकती थी। इसी तरह दोस्तों बंजर भूमि होती थी, वो दोस्तों 5 वर्ष के अंतराल में उसमें खेती की जा सकती थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसके सभी राइट आंसर हो जाएंगे। जो आपको याद रखने हैं कि कौन सी खेती कितने वर्ष के अंतराल में की जाती थी। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में सबसे प्रचलित सोने का सिक्का था दाम, शाहरुख, इलाही या फिर फरीद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इलाही दोस्तों मुगल काल का सबसे प्रचलित सोने का सिक्का माना जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल सेना मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित थी, 2, 3, 4 या फिर 8 भागों में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुख्य रूप से मुगल सेना 4 भागों में विभाजित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस नाम के पत्र पर मीर बख्शी के हस्ताक्षर के बाद ही मुगल सेना को वेतन दिया जाता था, सरकत, मुराद, दीवान या फिर सद्र नाम के पत्र पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सरकत नाम का एक पत्र होता था, उसमें दोस्तों मीर बख्शी जो सेना का प्रमुख होता था, केंद्रीय सेना का प्रमुख होता था, वो दोस्तों जब तक साइन इस पत्र पे नहीं करता था तो सेना को वेतन नहीं मिल सकता था। यानी कि दोस्तों सरकत पर मीर बख्शी के हस्ताक्षर के बाद ही सेना को वेतन दिया जाता था। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल बादशाह की सेनाओं में से निम्न में से कौन सी सेना सबसे महत्वपूर्ण सेना होती थी, हाथी सेना, पैदल सेना, नौसेना या फिर घुड़सवार सेना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों घुड़सवार सेना, यानी कि घोड़े वाली सेना मुगल बादशाह की सबसे महत्वपूर्ण सेना होती थी, जबकि दोस्तों पैदल सेना संख्या में सबसे ज़्यादा होती थी। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल कालीन प्रशासन में सद्र उस सुदूर किसे कहा जाता था। तो दोस्तों सद्र उस सुदूर किसे कहा जाता था मुगल प्रशासन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक मामलों में दोस्तों जो बादशाह को सलाह देता था उसे सद्र उस सुदूर के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल कालीन प्रशासनिक इकाइयों के विभाजन का क्रम बताइए। तो इस प्रकार देखें तो दोस्तों मुगल काल में जो प्रशासनिक इकाइयाँ होती थी उसमें सबसे बड़ी इकाई मानी जाती थी सूबा को, फिर इसके बाद दोस्तों सरकार यानी कि जिला आता था, उसके बाद ब्लॉक यानी परगना आता था, वो परगने के बाद दोस्तों गांव आते थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूबा, सरकार, परगना और गांव
ये दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल कालीन प्रशासन में दास्तान बंदगान किसे कहा जाता था। तो दोस्तों दास्तान बंदगान किसे कहा जाता था? सूफी संत को, विद्वान को, उल्लेमा को या फिर मलिक को। तो दोस्तों उल्लेमा वर्ग के लोगों को दास्तान बंदगान कहा जाता था। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेशों की घोषणा की थी? 20, 15, 12 या फिर 18 आदेशों की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद 12 ऐसे अध्यादेश जारी किए थे जो लोक कल्याण से संबंधित थे। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जहांगीर ने किस आदेश के तहत तमगी नामक कर की वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया था? पहला आदेश, दूसरा आदेश, तीसरा आदेश या फिर पांचवें आदेश के तहत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पहले आदेश के तहत दोस्तों जहांगीर ने तमगी नामक कर की वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया था। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जहांगीर ने किस आदेश के तहत शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था? पहला आदेश, दूसरा आदेश, पांचवा आदेश या फिर तीसरे आदेश के तहत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पांचवें आदेश के तहत जहांगीर ने शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं उसके निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में निम्नलिखित में से किसके अधिकार असीमित थे? मीर समा, मीर बख्शी, सूबेदार या फिर फौजदार के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मीर बख्शी के। लेकिन दोस्तों मीर बख्शी के अधिकार असीमित होने का तात्पर्य यह नहीं है कि मीर बख्शी कुछ भी कर सकता था। इसका तात्पर्य यह है कि दोस्तों मीर बख्शी को कई क्षेत्र में ऐसे काम दिए गए थे, इसी कारण दोस्तों मीर बख्शी हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ अधिकार रखता था। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने लगान वसूली के लिए ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? तो दोस्तों लगान की वसूली के लिए ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में भू राजस्व की वसूली हेतु ठेके दिए जाने की प्रथा के लिए शब्दावली थी? ठेका, इजारा, जब्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इजारा। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम इजारा व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? बंजर भूमि पर, खालिसा भूमि पर, उपयुक्त दोनों पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खालिसा भूमि जो सुल्तान की भूमि होती थी या कहे तो सरकारी भूमि होती थी, उसमें दोस्तों सर्वप्रथम इजारादारी व्यवस्था लागू की गई थी। 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल के दौरान भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? महाले खालसा, महाले पैबाकी, महाले जप्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महाले पैबाकी दोस्तों उस भूमि को कहा जाता था जो भूमि राजस्व आवंटन के लिए आरक्षित की जाती थी। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगलकालीन प्रशासन में किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली में महाना जागीर की शुरुआत की थी? औरंगजेब, शाहजहां, बाबर या फिर अकबर ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मनसबदारी प्रणाली में दोस्तों महाना जागीर की शुरुआत की थी ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में मनसबदार प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन होते थे? सम्राट, मीर बख्शी, अमीर या फिर सूबेदार के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मनसबदार प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली मीर बख्शी के अधीन होते थे। 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मनसबदारों की संपूर्ण आय में से 1/4 की कटौती अमीरों के किस वर्ग से जुड़ी होती थी? यानी कि मनसबदारों को जो आय दी जाती थी उसका 1/4 भाग काट लिया जाता था, किसके लिए? उल्लेमा वर्ग के लिए, राजपूतों के लिए, अफगानों के लिए या फिर मराठों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजपूतों के लिए। 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मनसबदारी व्यवस्था में जात से किस संख्या का अभिप्राय होता था? घुड़सवार का, घोड़ा का, हाथी का या फिर सैनिक का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सैनिक का।
77 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मनसबदारी प्रथा में दो अस्पा या सिंह अस्पा प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? अकबर, जहांगीर, बाबर या फिर शाहजहां ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने दोस्तों मनसबदारी प्रथा में दो अस्पा या सिंह अस्पा प्रथा का सर्वप्रथम प्रचलन किया था। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जिन मनसबदारों को मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उसे कहते थे अमीर, मिर्जा, जागीरदार या फिर नकदी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नकदी। 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? मनसबदारों को वेतन जागीर के रूप में मिलती थी, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। प्रत्येक मनसब का परिचय मीर बख्शी के माध्यम से होता था, ये भी ऑप्शन सही है। मनसबदार पूर्ण रूप से मीर बख्शी के अधीन होते थे, ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मध्यकालीन भारत की मनसबदारी व्यवस्था किस उद्देश्य के कारण चलाई गई थी? यानी कि मनसबदारी व्यवस्था का मेन पर्पस क्या था? सेना की भर्ती के लिए, राजस्व का संग्रह करने के लिए, साफ सुथरा प्रशासन लागू करने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, साफ सुथरा प्रशासन लागू करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था चलाई गई थी। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में नक्श किस प्रकार की एक विधि थी? कर मुक्त करने की विधि, भू लगान निर्धारण करने की एक विधि, न्याय करने की एक विधि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों भू लगान निर्धारण करने की एक विधि को नक्श के नाम से जाना जाता था। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक ने दीवान वाजीरात एक कुल नामक एक नए पद का गठन किया था? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब या फिर अकबर ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने इस पद का गठन किया था। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल के दौरान भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? यानी कि किस महत्वपूर्ण वस्तु का व्यापार सबसे ज़्यादा अंग्रेज भारत में उस समय करते थे जिस समय मुगलों का राज था? नील का, अफीम का, चाय का या फिर सूती वस्त्र का? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उस समय सूती वस्त्र सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी अंग्रेजों के लिए। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल कालीन साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? मालवा, गुजरात, मेवाड़ या फिर बयाना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बयाना। 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल कालीन भारत में किस वस्तु का निर्यात सबसे ज़्यादा किया जाता था? चाय, अफीम, नील या फिर सूती एवं रेशमी वस्त्र का? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सूती एवं रेशमी वस्त्र का सबसे ज़्यादा निर्यात होता था भारत से। 86 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को माल की प्राप्ति के लिए दी जाने वाली अग्रिम धनराशि यानी कि एडवांस जो दिया जाता था के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता था? दस्तूर, ददनी, नगद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये शब्द था ददनी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में अन्य ग्रामों से भूमि जोतने के लिए यानी कि किसी दूसरे गांव से भूमि जोतने के लिए आने वाले कृषक यानी कि किसान कहलाते थे? गिरस्त, पाई या पाही, ददनी या फिर दस्तूर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाई या पाही नाम से उन किसानों को जाना जाता था जो दूसरे गांव से किसी दूसरे गांव में भूमि जोतने के लिए जाते थे। 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल कालीन प्रशासन में एलची या साफिर किसे कहा जाता था? गुप्तचर को, विद्रोही को, राजदूत को या फिर सेनापति को? तो दोस्तों मुगल काल में राजदूत को एलची अथवा साफिर के नाम से जाना जाता था। 89 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता था? बंगाल, कोचीन, सूरत या फिर गोवा को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सूरत को बाबुल मक्का या फिर मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता था। 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल बादशाह ने प्रजा को सम्राट से न्याय के लिए फरियाद करने का अधिकार प्रदान किया था? अकबर और जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर और शाहजहां ने। 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल कालीन प्रशासन में मदद ए मास
से क्या तात्पर्य था? चुंगी कर, बुआई कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त जो होती थी उसे मदत ए मास के नाम से जाना जाता था। 92 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मदत ए मास अनुदानों को किस मुगल बादशाह ने पूर्ण रूप से वंशानुगत बना दिया था? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या फिर बहादुर शाह ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह ने दोस्तों मदत ए मास को वंशानुगत बना दिया था। 93 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में लगानहीन भूमि जिसे मदत ए मास कहा जाता था का निरीक्षण कौन करता था? वजीर, मीर बख्शी, सद्र या फिर फौजदार? तो दोस्तों इसका निरीक्षण करता था ऑप्शन नंबर सी, सद्र। 94 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में किस भूमि को अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि कहा जाता था? मिल्क, मदत ए मास, सयुरगल या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सभी भूमि लगानहीन भूमि के रूप में जानी जाती थी। 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगलकालीन प्रशासन में वजह किसे कहा जाता था? बुआई कर को, युद्ध कर को, चराई कर को या फिर भू राजस्व अनुदानों द्वारा दी जाने वाली वेतन को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भू राजस्व अनुदानों द्वारा दी जाने वाली वेतन को वजह कहा जाता था। 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कबूलियत और पट्टा किससे संबंधित थी? यातायात व्यवस्था से, सैनिक व्यवस्था से, न्याय व्यवस्था से या फिर राजस्व बंदोबस्त से? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजस्व बंदोबस्त से कबूलियत और पट्टा प्रथा संबंधित थी। 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगलकालीन प्रशासन में जवाबित किसे कहा जाता था? तो दोस्तों जवाबित किसे कहते थे? राजदूत को, राज्य कानून को, अंतर्राष्ट्रीय कानून को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मुगल काल में जो राज्य कानून होते थे उसे जवाबित कहा जाता था। 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगलकालीन प्रशासन में सम्राट किससे जागीर प्रदान करते थे? खालसा महाल से, जागीर महाल से, महाल ए पैबाकी से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों महाल ए पैबाकी से सम्राट जागीरें प्रदान करते थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में किस जागीर का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता था? खालसा जागीर का, वतन जागीर का, तनख्वाह जागीर का या फिर उपयुक्त सभी का? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वतन जागीर का दोस्तों हस्तांतरण नहीं किया जा सकता था। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के शासनकाल में पुनः गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? दीवान, वजीर, बख्शी या फिर सूबेदार? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बख्शी। 101 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में पैबाकी शब्द से क्या तात्पर्य था? यानी कि पैबाकी किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अप्रदत्त जागीर भूमि को पैबाकी कहा जाता था। 102 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगलकालीन प्रशासन में माल शब्द संबंधित था, यानी कि माल किसे कहा जाता था? बिक्री कर को, आयात कर को, निर्यात कर को या फिर जमीन पर लगाया गया एक लगान को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जमीन पर लगाया गया दोस्तों एक लगान को माल कहा जाता था। 103 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगलकालीन प्रशासन में इलाही संवत की शुरुआत किसने की थी? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। 104 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में किसने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की थी? तो दोस्तों इलाही संवत की शुरुआत तो अकबर ने की थी, इसके स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की थी ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। 105 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल बादशाह बाबर के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण पद था? वजीर, सूबेदार, फौजदार या फिर मीर बख्शी? तो दोस्तों बाबर के शासनकाल में सम्राट के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता था ऑप्शन नंबर ए, वजीर का। 106 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में इनाम भूमि किसे दी जाती थी? कुलीन को, मनसबदारों को, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दी जाती थी। 107 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में खासकर आर्थिक क्षेत्र में अरघट्टा शब्द का
क्या मतलब होता था? कृषि भूमि में बदली गई भूमि, बंजर भूमि, बंधुआ मजदूर, या फिर भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को अर्घट्टा कहा जाता था। 108 नंबर क्वेश्चन ने हमारा कि औरंगजेब के काल में अमीन का क्या कार्य होता था? जजिया कर का संग्रह करना, चराई कर का संग्रह करना, खरास कर का संग्रह करना, या फिर जकात कर का संग्रह करना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खरास कर का संग्रह करना। 109 नंबर क्वेश्चन ने हमारा कि मुगल कालीन प्रशासन में दीवान के पद पर सर्वाधिक समय तक कार्य करने वाला व्यक्ति था? असद खान, मीर कासिम, टोडरमल, या फिर बीरबल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, असद खान। 110 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि असद खान ने औरंगजेब के शासनकाल में दीवान के पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया था? तो दोस्तों असद खान ये दीवान के पद पर सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाला व्यक्ति माना जाता है। इसने दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में लंबे समय तक कार्य किया था दीवान के पद पर, कितने वर्ष तक? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 31 वर्ष तक। 111 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में आब वाब किसे कहा जाता था? पुरस्कार को, घोषणा को, उपकर को, या फिर युद्ध को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपकर को। 112 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में खिदमती किस प्रकार का एक कर था? जजिया कर, चराई कर, लूट कर, या फिर पराजित भारतीय सरदारों द्वारा दिया जाने वाला कर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो राजा या जो सरदार पराजित हो जाते थे युद्ध में उसे खिदमती नामक कर देना पड़ता था। 113 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में नरनाल किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानव द्वारा उठाई जाने वाली एक हल्की तोप होती थी, उसे नरनाल कहा जाता था। 114 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में प्रचलित सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मराठा भू राजस्व प्रथा होती थी, उसे सरंजामी प्रथा के नाम से जाना जाता था। 115 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मॉरलैंड और अब्दुल अजीज के अनुसार अकबर के प्रशासन में सवार पद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1566 और 67 के बीच दोस्तों अकबर के प्रशासन में सवार पद की स्थापना की गई थी, मॉरलैंड और अब्दुल अजीज के अनुसार। 116 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के प्रशासन में वेश्याओं के लिए किस नाम से एक नए नगर की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों अकबर ने समाज से वेश्याओं को दूर रखने के लिए उन्हें एक अलग स्थान दिया था, जिसे कहा जाता था ऑप्शन नंबर बी, शैतानपुर नगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 117 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में दैनिक खर्चों पर लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अवर जा नवीस के नाम से उसे जाना जाता था। 118 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में मौलिम में था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक जहाज का नाम दोस्तों मुगल काल में मौलिम था। 119 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल कालीन प्रशासन में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मीर ए हाजिब को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसके पहले के सेशन आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो कंटेंट की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।